ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। देखो, पहली बात तो है कि आपका 1 सेकंड, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी, यूवी से 2-3 क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। कौन से क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। यहाँ पर जो लाइट सोर्स है ना, इस लाइट सोर्स में 2-3 लाइट सोर्स आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो आपका ड्यूटेरियम, एक आपको होगा हाइड्रोजन, और टंगस्टन तभी यूज होगा जब यूवी अल्ट्रावायलेट प्लस विजिबल अगर यूज होगा तभी आपका यूवी यूज होता है, सॉरी आपका टंगस्टन यूज होता है, बिकॉज 200 टू 800 का रेंज को फॉलो करता है। 200 टू 800 नैनोमीटर्स। ओके, अगर 200 टू 400 हो तो क्या होता है किसके लिए, और 400 टू 800 किसके लिए होता है बताओ। नैनोमीटर्स किसके लिए होता है, किस रेंज में होता है, एनीवन। So like 200 to 400 यूवी, हेलो। হ্যাঁ দাদা ওটা ইউভির জন্য হয় আর 400 to 800 টা ভিজিবলের জন্য হয়। हाँ, यानी कि अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हमें मतलब उस रेंज पे अगर हमें काम करना है देन हम यूज करते हैं टंगस्टन को, अदरवाइज हम लोग ज्यादातर ड्यूटेरियम या फिर हाइड्रोजन लैम्प को यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें डिटेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। हमेशा याद रखना, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सेकेंडरी एमिशन के ऊपर बेस्ड है। सेकेंडरी एमिशन, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है। यानी कि एक फोटोन आएगा, फोटो है ना, फोटोन से आया, फोटो आएगा मल्टीपल होगा, इसलिए मल्टीप्लायर ट्यूब। एक ट्यूब रहता है जिसमें फोटोन आता है, फिर वो मल्टीपल होता रहता है। मतलब अगर एक आया वो आपका डायनोड में गया, डायनोड से फिर वो दोनों निकलेगा, दो, ऐसे करके वो बार बार सेकेंडरी एमिशन के थ्रू मल्टीप्लाई एम्पलीफिकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा उसमें, और सिग्नल का इंटेंसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें बस फोटोन आता है, मल्टीपल होता है एक ट्यूब के अंदर, इसलिए इसका नाम है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो सेल, और एक आपका होगा बैरियर लेयर सेल टाइप। फोटो सेल फिर फोटो कैथोड भी हम बोलते हैं इसको, फोटो कैथोड भी बोलते हैं, इसमें कैथोड रहता है इसलिए हम बोलते हैं फोटो कैथोड, और एक बैरियर लेयर सेल टाइप होता है। ठीक है, तो ये तीन में से फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब से बहुत बार क्वेश्चन आए, तो इसलिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है आपका एंगल बिटवीन सोर्स ऑफ डिटेक्टर एंड आपका जो जहां से आपका रोशनी आ रहा है ना, जहां से लाइट आ रहा है उसके बीच में क्या एंगल होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। अच्छा, इस एंगल से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, किसमें, एक आपको होता है नेफ्लोमेट्री, एक होता है टर्बिडोमेट्री। अब देखो, नेफ्लोमेट्री बेस्ड है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उससे क्वेश्चन या तो आया है या फिर आने का पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होगा, जब उसके पास, बताओ क्या होता है स्कैटरिंग, क्या होता है, व्हाट इज स्कैटरिंग, हाँ, व्हाट इज स्कैटरिंग, व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। দাদা जब ডিসপার্স হয়ে যাওয়া। वन काइंड ऑफ डिस्पर्स। देखो, जब भी आपके आपका जो सैंपल होल्डर है ना, जहां पे आपका सैंपल है बेसिकली, उसमें अगर पार्टिकल्स रहेगा, कोलोइड्स रहेगा, तो उसमें आपका लाइट टकराता है, और टकराने के बाद स्कैटर हो जाता है। ये जो लाइट का स्कैटरिंग है वो हमेशा 90 डिग्री पे मेजर होता है, इसलिए नेफ्लोमेट्री से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो सोर्स है और डिटेक्टर है उन दोनों के बीच में कितना एंगल होता है, दैट इज योर 90 डिग्री। हमेशा याद रखना 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, और आपका एक होता है टार्बिडोमेट्री, इसमें टार्बिडिटी को चेक करते हैं। ठीक है, तो उसमें 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अच्छा, फ्लूरोमेट्री, पता होगा आपको फ्लूरोमेट्री, तो फ्लूरोमेट्री में कितना एंगल होता है बताओ, व्हाट इज द एंगल फॉर फ्लूरोमेट्री, जो लोग अभी 4th ईयर में वो लोग बता पाएंगे कितना एंगल होता है फ्लूरोमेट्री में डिटेक्टर के साथ सोर्स का, बोलो कितना एंगल होता है, দাদা 90 ডিগ্রি। 90 डिग्री। यानी कि नेफ्लोमेट्री और फ्लूरोमेट्री में 90 डिग्री का एंगल होता है। फ्लूरोमेट्री में क्या होता है, दो फिल्टर यूज होता है, एक प्राइमरी फिल्टर, एक सेकेंडरी फिल्टर। प्राइमरी फिल्टर का काम क्या होता है, विजिबल लाइट को यूवी, सॉरी विजिबल लाइट को आपका किसमें चेंज करता है बताओ, विजिबल लाइट को किसमें चेंज करता है, प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर विजिबल लाइट को किसमें चेंज करता है, हम्म
मतलब ये অ্যাবজর্পশন হয় আর ট্রান্সমিশন হয় এই দুটোকে করা আর কি। ट्रांसमिटेंस एक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, ट्रांसमिटेंस कितना लाइट हो एब्जॉर्ब होने के बाद बचा हुआ, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। तो एक प्राइमरी फिल्टर जो करता है वो आपका जो विजिबल लाइट आ रहा था उसको चेंज करता है, किसमें किसमें चेंज करता है? যেটা মনোক্রোমেটিক লাইট। यस, मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट सेकेंडरी फिल्टर से क्रॉस करता है तो आपका चेंज होता है फिर से विजिबल लाइट में, क्योंकि डिटेक्टर आपका विजिबल लाइट को इंडिकेट कर पाता है। इसलिए आपका जो आपका फ्लूरिमेट्री होता है उसमें 2 फिल्टर यूज होता है। अच्छा सॉरी, मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, मोनोक्रोमेटर तो हम यूज करते हैं उसमें। उसमें अगर स्पेक्ट्रो, अगर देखो अगर फ्लूरोमेट्री नॉर्मल हो ना, फ्लूरोमेट्री अगर नॉर्मल हुआ, फ्लूरोमेट्री अगर नॉर्मल हम बोलेंगे तो हम उसमें प्राइमरी फिल्टर सेकेंडरी फिल्टर यूज करेंगे। अगर आपका स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री बता दिया, स्पेक्ट्रो आ गया वर्ड पहले, तो आपका मोनोक्रोमेटर यूज होता है, मोनोक्रोमेटर यूज होता है उस केस में, ठीक है। मोनोक्रोमेटर उस केस में यूज होता है। विजिबल लाइट को यूवी लाइट में आपका कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, देन यूवी को फिर से विजिबल लाइट में कन्वर्ट करते हैं इन केस ऑफ सेकेंडरी फिल्टर। सेकेंडरी फिल्टर यूवी को विजिबल में और विजिबल को यूवी में कन्वर्ट करते हैं आपका प्राइमरी फिल्टर, सिंपल। ओके, तो ये सब चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, इससे क्वेश्चन आता है ओके नॉर्मली। अच्छा, यूवी में रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या यूज होता है? हमेशा याद रखना, पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा, यहाँ पे DI होगा ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ओके, ये रेफरेंस स्टैंडर्ड आपके यूज होता है। ओके, देन टाइप ऑफ लिक्विड हमेशा लिक्विड्स होता है, टाइप ऑफ सैंपल लिक्विड होगा ऑब्वियसली। आपको किस में, अगर मान के चलो यूवी है तो हम किस में लेते हैं? क्वार्ट्ज में, सैंपल होल्डर में क्वार्ट्ज रहता है। और विजिबल होगा तो सिंपल ग्लास, ग्लास से बना हुआ सैंपल होल्डर होगा। ओके, क्वार्ट्ज होगा अगर आपका यूवी अगर मेजरमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। ग्राफ आपका बनता है एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनता है। और अगर हमें लैम्डा मैक्स पता करना है तो हम बनेगा एब्जॉर्बेंस और आपका इसके बीच में, वेवलेंथ के बीच में। व्हाट इज लैम्डा मैक्स? बताओ कि जिस वेवलेंथ पे सबसे ज्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ है, दैट इज योर लैम्डा मैक्स। ओके, दिस इज योर लैम्डा मैक्स। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकल में किए होंगे अननोन कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं यूवी से? हम लोग अननोन कंसंट्रेशन कैसे पता करते हैं हम यूवी से? एक ग्राफ प्लॉट होता है ना एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन के बीच, उसको क्या बोलते हैं? एक लाइन प्लॉट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उस लाइन को कैलिब्रेशन कर्व। कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन कर्व, कैलिब्रेशन कर्व। হ্যাঁ দাদা, ফার্স্টে তো একটা ক্যালিব্রেশন কার্ভ করা হয়, তারপর সেটার থেকেই ডিটারমাইন করা হয় ইন্টারপোলেশন। राइट, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन हम लेते हैं, फिर उसमें हम कैलिब्रेशन कार्ड मिलती है, क्योंकि एक ही एब्जॉर्बेंस, हमेशा याद रखना कि एब्जॉर्बेंस सेम होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। कंसंट्रेशन डिफरेंट हुआ, अब हमें अननोन कंसंट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा एब्जॉर्बेंस सेम होगा, यानी कि आपका वेवलेंथ या फिर ओडी हम सेम रखते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, ये सब प्रैक्टिकल के टाइम पे समझ जाओगे जब प्रैक्टिकल करोगे तो। दे नेक्स्ट, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कभी भी आपके सामने वाइब्रेशन वाला वर्ड आ गया, कभी भी आपके सामने वाइब्रेशन वाला वर्ड आ गया, फंक्शनल ग्रुप वाला वर्ड आ गया, हमेशा याद रखना दिस इज कॉल्ड और दिस इज जस्टिफाइड बाय इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम पता कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें भी आपका क्या क्या यूज होता है, देखो नॉन्स ग्लोअर को याद रखना, ग्लोबल सोर्स और आपका मार्करी आर्क, बस ये तीन को याद रखना, ठीक है। नॉन्स ग्लोअर, ग्लोबल सोर्स और मार्करी आर्क, ठीक है। ओके, और इसमें भी आपका डिटेक्टर में गोले सेल, ओके, देन थर्मोकपल बोलोमीटर। अच्छा बताओ किसमें ह्यूस्टन ब्रिज किसमें था? ह्यूस्टन ब्रिज किसमें था? बोलोमीटर। बोलोमीटर में, ठीक है। तो बोलोमीटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें रेफरेंस स्टैंडर्ड पॉलीस्टाइरीन यूज होता है, हमेशा याद रखना पॉलीस्टाइरीन विल बी यूज्ड एज रेफरेंस स्टैंडर्ड। गैस सॉलिड लिक्विड पता होगा ना, सॉलिड लिक्विड मूलिंग एजेंट हम यूज करते हैं, गैसेस यूज करते हैं, ठीक है, सब यूज होता है। और इसमें जो आपका ग्राफ होता है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के साथ वेव नंबर का ग्राफ होता है, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस के साथ वेव नंबर का ग्राफ होता है, जिसमें आपका एक आपका फिंगरप्रिंट रीजन होता है, फिंगरप्रिंट रीजन, और एक आपका होता है फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो फंक्शनल ग्रुप रीजन आपका होता है
4000 to 1500 सेमी इनवर्स। फिंगरप्रिंट क्या होता है आपका बताओ? 1500 to 480 सेमी इनवर्स या फिर 667 सेमी इनवर्स, किसी किसी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली, ओके। हम लोग धीरे धीरे देखेंगे और भी चीजें, ठीक है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर आपके सामने कभी भी आ गया तो क्या हम करेंगे? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में डीशील्डिंग सील्डिंग आ जाएगा, डीशील्डिंग आ जाए, प्रोटॉन का सिग्नल, कार्बन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर, प्रोटॉन एनएमआर में ज्यादा फोकस करना है आप लोग को। रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज होता है, सबको पता होगा। इसमें आपका टेट्रा टीएमएस, टेट्रा मिथाइलसिलेन, हाईली सील्डेड, तो हमेशा डेल वैल्यू इसका क्या होता है? इसका डेल वैल्यू कितना होगा बताओ? इसका डेल वैल्यू कितना होगा? इसका डेल वैल्यू कितना होगा? टीएमएस सील्डेड यानी कि अपफील्ड, तो अपफील्ड मतलब डेल वैल्यू कितना? 0, क्योंकि टाउ 10 है। अब 10 डेल इक्वल्स टू क्या था? 10 माइनस टाउ, तो क्या होगा? 10 माइनस 10, 0 हो गया ना भाई? बोलो, हाँ बोलो यार। है दादा। केमिकल शिफ्ट का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, केमिकल फ्रीक्वेंसी। टेट्रामिथाइलसिलिन इज द रेफरेंस स्टैंडर्ड सॉल्वेंट, जो भी आपका नॉन प्रोटोनेटेड फिर डी प्रोटोनेटेड सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी वर्सेस फील्ड स्ट्रेंथ, एब्जॉर्प्शन, रेडियो फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन होगा, फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है, ओके। आप लोग को मैंने अच्छे से करवाया है ना। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कभी भी आपका अगर क्या बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होता है बताओ? मास स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या होगा? आयोनेशन होता है ना मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। मास वर्सेस चार्ज रेशियो टर्म यस, ऊपर। मास अपन चार्ज, उसके साथ आपका रिलेटिव, रिलेटिव क्या था? एबंडेंसी था ना। हेलो, रिलेटिव एबंडेंसी वर्सेस मास अपन चार्ज रेशियो, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट होता है। इसमें आपका पीक्स बहुत इंपॉर्टेंट था, बेस पीक, मॉलिक्यूलर आयन पीक, पेरेंट आयन पीक, डॉटर आयन पीक, ठीक है, उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। देखो एबंडेंस, रिलेटिव, यहाँ पे सिर्फ एबंडेंस नहीं, रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव है ना, क्योंकि दोनों अगर अगर कभी भी दो सिमिलर, एक आपका देखो स्यूटिक्स में एक टर्म आता है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। एब्सोल्यूट में देखेंगे आप लोग तो दो अलग अलग फॉर्मुलेशन होता है, एक आईवी होता है और आपका एक ओरल होता है, लेकिन रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में हमेशा दो सिमिलर फॉर्मुलेशन के बीच में कंपैरिजन होता है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव कंपैरिजन। इसलिए रिलेटिव एबंडेंसी मतलब सबका सेम है, जहां पे आपका एबंडेंस सबका रिलेटिव है, मतलब सबका सेम मीडियम पे एबंडेंस हम चेक कर रहे हैं रिलेटिव ऑर्डर पे, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम सेम सेम मीडियम पे, ठीक है। मास अमन चार्ज रेशियो, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ESR को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्लिंस्टन ऑसिलेटर नहीं पढ़ना है। DPPH इसको बस याद कर लेना, रेफरेंस स्टैंडर्ड डाइफिनाइल पिक्राइल हाइड्रोजाइल, दिस इज योर DPPH फॉर योर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। मैं इसके ऊपर रिसर्च करो अभी रिसेंटली अल्जाइमर में, ठीक है, DPPH के ऊपर, क्योंकि DPPH वेरी promising agent for Alzheimer, anti-Alzheimer drugs, ओके। DPPH उसमें आपका हाइड्राजीन रहता है, ये जो है ना हाइड्राजीन, हाइड्राजीन मॉइटी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है अभी रिसेंट सिनेरियो में फॉर अल्जाइमर ट्रीटमेंट, ओके। जो अभी थर्ड रिसर्च है, बाकी वो तो कंप्लीट नहीं होगा फॉरेन कोलैबोरेशन पे, तो अभी कंप्लीट नहीं होगा, तो उसमें मैं थोड़ा सा पार्ट अपने आप से कर रहा हूँ जिसमें आपका अल्जाइमर के ऊपर काम कर रहा हूँ DPPH के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर हाइड्रोजन का कोई मॉइटी है तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल है कि वो एंटी अल्जाइमर इफेक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन, और जो आपका बेसिकली जो कोलिनर्जिक जो सिस्टम में जो डाउनफॉल होता है उसको ठीक करता है, ठीक है, ओके। देन आपका
इंटेंसिटी इसमें ये सब छोड़ो, इंटेंसिटी वर्सेस नहीं, बस ये रेफरेंस स्टैंडर्ड को थोड़ा याद रखना, ठीक है, बाकी इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका फोटो, एक तो ट्यूब हो गया, डिटेक्टर हो गया, चलो बर्नर टेस्ट, जो आपका सोर्स होगा ना, इसमें सोर्स में बर्नर यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो बर्नर में आपका एटोमाइजर भी रहता है, ठीक है, एटोमाइजर रहता है। इसमें देखो रेफरेंस स्टैंडर्ड सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, लिथियम, मैग्नीशियम, इसमें से कलर, कलर के ऊपर चेंज होता है, कलर, ठीक है, जैसे आपका फ्लेम का कलर चेंज होता है ना, सोडियम का आई गेस ऑरेंज था, ऐसा कुछ कलर होगा जिस कलर के चेंज के थ्रू हम लोग पता करते हैं कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सैंपल। रेडिएटिव एमिशन वर्सेस वेव नंबर, इनके बीच में आपका रेडिएटिव एमिशन का जो इंटेंसिटी है उसके साथ हम वेव नंबर का प्लॉट करते हैं, जिसके थ्रू हमें मिलता है, ठीक है। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हॉलो कैथोड लैंप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द सोर्स इज हॉलो कैथोड लैंप, ठीक है, हॉलो कैथोड लैंप मतलब कैथोड होगा उसमें, सिंपल लॉजिक इतना है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे टाइप के आयंस को, एलिमेंट्स को हम डेट करते हैं, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस, ओके, सॉलिड लिक्विड गैस, ओके। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ नहीं, इसमें भी आपका आखिरी में जाकर हम लोग एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ फ्लेम फोटोमेट्री के जैसे आपका मैकेनिज्म है इसका फ्लो चार्ट, ओके। नेफ्लोमेट्री टर्बिनोमेट्री अभी बता दिया हम आपको। नेफ्लो 90 डिग्री, टर्बिनोमेट्री 180 डिग्री, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। एब्जॉर्बेंस और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है, ओके। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में आ जाओ। यूवी के बारे में आपका जो जो इंपॉर्टेंट है देखो, ये देखो, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा न्यू, और वेव नंबर आपका क्या न्यू बार, ठीक है। तो हमेशा तीन आपका जो सिग्निफिकेंस है तीनों का, इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेवलेंथ पता होगा ना, डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब ऐसा ऊपर वाला वेव का, थ्रू आपका जो थ्रू है उसका नीचे वाला, या फिर दोनों क्रेस्ट के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो भी सेम ही होता है, ठीक है, वो भी सेम होता है। अगर दोनों के क्रेस्ट के बीच में और इनके बीच में जो डिफरेंस होगा सेम होगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम बोलते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने बार रोटेट किया उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और सेमी इनवर्स होता है ना, सेमी इनवर्स होता है आपका वेव नंबर का यूनिट। इन दैट वे वी कैन से दैट जो वेव से वो कितने सेमी में आया पर सेमी, इसलिए आपका सेमी इनवर्स होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वेव नंबर, कितने वेव आया सेमी में, ठीक है। अच्छा, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एक यूनिट आपका बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, उसमें हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा। वेव नंबर में मीटर इनवर्स, सेमी इनवर्स के अलावा भी केसर करके एक यूनिट होता है, केसर, KAISER, केसर। बाकी सब तो पता होगा, वेवलेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर सबसे यूज होता है। वेलोसिटी बस सेकेंड के साथ जो भी आएगा, ओके, नो मैटर। बट वेव नंबर में केसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, केसर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेव नंबर में, ओके, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ओके। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, सब पता होगा ना आप लोग को। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन से एब्जॉर्प्शन को डिपेंडेंट है, यूवी हो जाएगा, एनएमआर हो जाएगा, आईआर हो जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमिशन के ऊपर फ्लेम, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लूइडोमेट्री, तीन जो होगा दे आर ऑल बेस्ड ऑन एमिशन। एक आपका एब्जॉर्प्शन जिसके ऊपर यूवी, आईआर, एनएमआर, एक आपका होता है एमिशन, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लूइडोमेट्री। प्लीज रिमेंबर दिस टू थिंग्स ऑल्सो, UV, IR, NMR for your absorption, because इनका प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन के ऊपर बेस्ड है। और जो फ्लेम फोटोमेट्री, आपका फ्लूइडोमेट्री जो भी है, ये सारे आपके एमिशन के ऊपर बेस्ड है, एमिशन होता है लाइट का, ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ एमिशन के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। बाकी ये पता होगा, शॉर्टर वेवलेंथ वायलेट, देन विप जी और आर में आपका हो जाएगा हायर वेवलेंथ। अगर हायर वेवलेंथ है तो लेजर एनर्जी, शॉर्टर एनर्जी हम बोलते हैं, और अगर शॉर्टर वेवलेंथ है तो आपका हायर एनर्जी, क्योंकि E इक्वल्स टू क्या है बताओ, एच न्यू है। एच न्यू मतलब एच सी अपन लैम्डा, लैम्डा नीचे आ गया तो लैम्डा के साथ E का इनवर्स रिलेशन हो गया, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट, C फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके, क्लियर हुआ, बताओ, ठीक है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, ठीक है, हेलो,
इज इट ओके? हेलो? है दादा। ठीक है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओके। तो देखो, यूवी में आपको दो तीन चीजें याद रखना पड़ेगा। इसमें आपकी यूवी रीजन्स जो है, वैक्यूम ईवी हम एक चीज को बोलते हैं, वैक्यूम ईवी। ये भी एक क्वेश्चन आया था आई गेस इन 2020। वैक्यूम ईवी हम बोलते हैं नियर यूवी रीजन को। जब लेस देन 200 नैनोमीटर में आ जाएगा, लेस देन 200 नैनोमीटर, तो हम इसको बोलते हैं वैक्यूम ईवी। यानी कि अगर हमें अपना इंस्ट्रूमेंट को और भी प्रिसाइज वे में काम करना है, यानी कि आपका जो वेवलेंथ था वो 200 नैनोमीटर से भी कम में आ गया, इन दैट थिंग वी कैन यूज नियर यूवी रीजन या फिर वैक्यूम यूवी रीजन को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो नियर यूवी, फार और वैक्यूम यूवी देखो, ये क्या दे दिया, फार फार नहीं होता है विजिबल, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। एक 200 से कम होगा तो वैक्यूम यूवी, 200 to 400 आइडियल यूवी, आइडियल यूवी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग, ओके। एंड ये सब तो पता होगा, मैंने यूनिट कन्वर्शन बहुत अच्छे से करवा दिया है। ठीक है, अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बियर्स लैम्बर्ट थ्योरी एक इक्वेशन से पूरा क्लियर हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली रिलेशन विथ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। एब्जॉर्प्शन, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो होता है कैरेक्टरिस्टिक होता है एक एक सब्सटेंस का। यानी कि बियर्स और लैम्बर्ट्स ने क्या बोला कि एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, पाथ लेंथ भी बढ़ेगा। देखो सोचो, आपके पास सैंपल होल्डर है, सैंपल होल्डर में कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, यानी कि सब्सटेंसेस उतना ज्यादा है। अब सब्सटेंसेस ज्यादा है यानी कि पार्टिकल्स अगर ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगा। इन दैट थिंग ट्रांसमिटेंस जो कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एब्जॉर्प्शन इज इनवर्स रिलेशन विथ ट्रांसमिटेंस। या फिर पाथ लेंथ, जगह बड़ा कर दो आप, पहले आपका सैंपल होल्डर ऐसा था, अभी ऐसा हो गया। इन दैट वे ऑल्सो अगर पाथ लेंथ बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन फिर से बढ़ जाएगा। इसलिए आपका एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। दिस इज योर बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, अब उसमें कांस्टेंट यूज करते हैं, दैट इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, इस इक्वेशन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया है। ओके, कभी आपको कंसंट्रेशन पता करने बोलेगा, कभी आपको पाथ लेंथ पता करने बोलेगा, कभी आपका एब्जॉर्प्शन पता करने बोलेगा। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। मान के चलो आपको कंसंट्रेशन पता चल गया, अब कंसंट्रेशन से आप बोल सकते लैम्डा निकालो, हो जाएगा ना भाई। क्या होता है, E इक्वल्स टू एच सी अपन लैम्डा था ना, तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। हाँ, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होगा, एच सी अपन ई। बस खत्म कहानी। सी आपको पता चल गया, एच आपको पता है, दिया रहता है, और ये आपको एनर्जी वो तो मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, बोलो क्लियर हुआ है कि नहीं, बताओ। है दादा। किससे पूछूंगा, ज्वाइन ही तो किया है बस, क्या बताएं अब भाई। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन तीन टाइप का होगा, सिग्मा, पाई, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्डेड होगा तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा। हमेशा याद करना, एक सिंगल बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। डबल बॉन्ड फॉर दो, टू फॉर पाई, वन पाई बॉन्ड एंड टू फॉर वन सिग्मा बॉन्ड। ओके, सैचुरेट बॉन्ड रहता है पैराफिन कंपाउंड, छोड़ो कंपाउंड का नाम पढ़ने की जरूरत। पाई इलेक्ट्रॉन का अनसैचुरेशन, जब भी डबल बॉन्ड आ गया अनसैचुरेशन आ जाएगा। नॉन बॉन्डेड, एन इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नॉन बॉन्डेड मतलब फ्लूइन के लोन पेयर, क्लोरीन के लोन पेयर, NH3 के लोन पेयर, एन के ऊपर जो लोन पेयर है, H2O में O के लोन पेयर, दे आर ऑल नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया उनको हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है क्या? याद आ रहा है चीजें? चीजें याद आ रहा है कि नहीं, बताओ। कुछ भी याद आ रहा है कि नहीं, बताओ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, देखो सिग्मा स्टार, जब भी स्टार लग जाएगा दे आर ऑल योर एंटी बॉन्डिंग। एन पे कभी स्टार नहीं लगता है ना, एन पे स्टार नहीं लगता, एन हमेशा नॉन बॉन्डिंग रहता है। और जब नॉर्मल है तो सिग्मा पाई बॉन्डिंग बॉन्डिंग। अब देखो, इसका एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है,
सिग्मा टू सिग्मा स्टार का एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। देन कौन सा होगा बताओ, देन कौन सा होगा, देन नॉन बॉन्डिंग 10 to टू 6 एंटी बॉन्डिंग सैचुरेटेड सिग्मा स्टार, देन pi to pi star. पाई टू पाई स्टार, यानी कि अनसैचुरेशन टू एंटी बॉन्डिंग अनसैचुरेशन, देन होगा पाई टू पाई। ठीक है, देन होगा पाई टू पाई हो जाएगा, सॉरी पाई टू पाई, सॉरी इनटू पाई स्टार, इनटू पाई स्टार। ठीक है, थोड़ा इस चीज को याद रखना। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा किसका वेवलेंथ कम है, तो बताओ क्या होगा, किसका वेवलेंथ सबसे कम है, बोलो किसका Pi वेवलेंथ to pi सबसे कम है, sigma to sigma star. सिग्मा टू सिग्मा स्टार। किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, n to pi star. इनटू पाई स्टार। देखो हाई एनर्जी इनटू पाई स्टार लो एनर्जी। ठीक है, अच्छा हाँ, एक होता है अलाउड ट्रांजिशन, एक होता है फॉरबिडन ट्रांजिशन। फॉरबिडन मतलब जो रोक दिया, जो ट्रांजिशन होने हम नहीं देते ज्यादातर। ठीक है, ट्रांजिशन हैविंग, अगर देखो अनसैचुरेशन से एंटी बॉन्डेड अनसैचुरेशन, तो आपका क्या होगा, ई मैक्स जो होता है 10 to the 4 और मोर, जो आपकी ई मैक्स यानी कि मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है वो आपका 10 to the 4 और उससे ज्यादा होता है। अगर लेस देन हो गया 10 to the 4, ई मैक्स का वैल्यू अगर लेस देन हो गया 10 to the 4 से, यानी कि बस बिठा दो आप चार्ट सुनने, क्या होता है 10,000 होता है ना, 10,000 है कि नहीं, क्या होता है भाई 10,000 होता है ना, 10 क्यूब फॉर 1,000, हाँ तो 10,000 होगा, सिंपल। और 4 बिट मतलब आपका ई मैक्स का वैल्यू होगा 10 to the 4 से कम होगा, देन आपका इनटू पाई स्टार जैसे होता है, इनटू पाई स्टार। ठीक है, 4 बिट हो जाता है। ठीक है, ये दो चीज याद रखना, अलाउड होगा आपका पाई टू पाई स्टार और 4 बिट आपका इनटू पाई स्टार। अगर पाई टू पाई स्टार इन केस ऑफ 10 to the 4 और उससे ज्यादा होगा ई मैक्स का वैल्यू, अगर ई मैक्स का वैल्यू 10 to the 4 और उससे कम होता है, देन दैट इज योर इनटू पाई स्टार ट्रांजिशन। ओके, सिंपल। अच्छा बैंड आपको पता होगा, बैंड पता है ना सबको, हाँ बैंड पता है, बोलो भाई बैंड पता है कि नहीं, बताओ के के लिए क्या कौन सा होता है, के के लिए कौन सा होता है, Pi pi star भाई। हाँ दादा बोलो, pi pi star এর জন্য पाई टू k पाई ব্যাংক स्टार, आर के लिए पॉलीन्स, क्या बताया था बैंड में, n to pi star. इन टू पाई स्टार। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है बैंड की आरबी, ऐसे मैंने कर्वी तो बोला था, कर्वी एक आपका था जो कि ना पॉलिन्स था। ठीक है, रुको एक सेकंड में देख लेता हूँ। दादा ওটা k ব্যান্ড ছিল মনে হয় পলিন্স। पॉलिन्स रेट के बैंड से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये बताइए नहीं, मैं बाद में देख के बता दूंगा, क्योंकि मैं तो ये बोला था ना पहले क्लासेस में, बताया हो ना, मतलब नोट्स में भी दिया होगा, हाँ दिया है नोट्स में, क्योंकि হ্যাঁ इसमें दादा गलत दिया है, इसमें गलत दिया है। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेना पड़ेगा। पॉलिन तो कोई के में आता है, आर में आई गेस, आर में क्या था, नॉन बॉन्डेड था, एन टू पाइस्टर होगा ना आर में। ठीक है, बी में बेंजोनेट था, बी में आपका बेंजोनेट, ई में आपका था पाई टू पाइस्टर आई गेस। दादा ইতে বেঞ্জিনয়েড সিস্টেম ছিল ई में কনজুগেটেড बेंजोनेट, এর বেঞ্জিনয়েড अच्छा कॉन्जुगेटेड बेंजोनेट, और बी में হেটেরো অ্যাটম ছিল। अच्छा हाँ हेटेरो एटम्स, राइट हेटेरो एटम्स था एक में। ठीक है, आर में आपका इनटू पाइस्टर, गुड, ई हो गया आपका। अच्छा ओके, थोड़ा इसको देख लेना। अच्छा, एक आपका क्रोमोफोर
बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन रहता है, यानी कि अगर आपके स्ट्रक्चर में क्रोमोफोर लग गया यानी कि उसका एक अलग से आपका एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा, एक एब्जॉर्प्शन वैल्यू आएगा। देखो बोल रहे हैं एनी ग्रुप which exhibit absorption of electromagnetic radiation in the visible ultraviolet region। कोई भी एक ग्रुप है जिसका एक अलग से एब्जॉर्प्शन आएगा उसको हम बोलेंगे क्रोमोफोर। और ऑक्सोक्रोम क्या होता है, जिसका कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं है, लेकिन अगर वो क्रोमोफोर के साथ ऐड होता है तो क्रोमोफोर का जो एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी था वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्रोमोफोर ऐड होगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट आएगा, ऑक्सोक्रोम ऐड होगा तो क्या होगा, हाइपर क्या होगा, क्रोमोफोर ऐड होगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, ऑक्सोक्रोम ऐड होगा तो क्या होगा, बोलो, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट होगा ना, एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सोक्रोम में देखो OH और NH2। ठीक है, जैसे आपका क्रोमोफोर में देखो सारे इथिलीन वगैरह बेंजीन नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, দাদা ओके। অক্সোক্রোমে মানে ইয়ে হবে না ওই যে ব্যতিক্রম ছিল? नहीं ऑक्सोक्रोम तो आपका, ऑक्सोक्रोम क्या कर रहा है, उसका तो कोई कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन नहीं है, वो आपका एब्जॉर्प्शन की इंटेंसिटी बढ़ जा रहा है उसके कारण, है ना। क्रोमोफोर ऐड होगा तो आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट आता है, बट ऑक्सोक्रोम तो आपका हाइपरक्रोमिक कर देगा ना। देखो देखो शिफ्ट द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम टुवर्ड्स, अच्छा लॉन्गर वेवलेंथ, राइट राइट, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता है तो आपका यस बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। अच्छा सॉरी, क्रोमोफोर तो एक स्ट्रक्चर है, क्रोमोफोर का एक स्ट्रक्चर है जिसका एब्जॉर्प्शन मैं आपका इन एक है, एब्जॉर्प्शन आपका आ रहा है, मतलब आपका रिकॉर्ड हो पा रहा है। ऑक्सोक्रोम इज द एडजुवेंट, उसमें ऐड हो रहा है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो सके। यस, बैथोक्रोमिक शिफ्ट विल बी लिंक टू ऑक्सोक्रोम। ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका एक ग्राफ है, जिस ग्राफ में ऐसे आपका आता है ना, इस ग्राफ में इस वाला पोजीशन को हम आइडियल मानते हैं। अगर यहाँ से राइट में शिफ्ट हुआ तो इससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि आपका लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो रहा है, यानी कि लेस एनर्जी। अगर कम में शिफ्ट होगा देन दिस इज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, यानी कि लॉन्गर वेवलेंथ जो था वो शॉर्टर हो चुका है अभी और एनर्जी बढ़ गया है। और हाइपर मतलब इंटेंसिटी ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा तो हाइपर, इंटेंसिटी ऑब्जर्वेशन घटेगा तो हाइपो। ठीक है, तो ये ऑक्सोक्रोम लगेगा क्रोमोफोर पे, तब क्रोमोफोर का लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट होगा, यानी कि आपका होगा आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यानी कि आपका बेंजीन एक क्रोमोफोर है, बेंजीन पे अगर हम OH लगा दिए, OH इज काउंट एज ए ऑक्सोक्रोम। ठीक है, अब OH क्या करेगा, बेंजीन का जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा था उसका शिफ्ट को हायर कर देगा, लॉन्गर वेवलेंथ पे शिफ्ट हो, क्योंकि उसमें आपका O के पास आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा N टू सिग्मा स्टार वाला नेचर शो करेगा। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हो गया आपका वुड फिशर रूल। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, ज्यादा टफ क्वेश्चन वुड फिशर रूल से कभी भी नहीं आया है। यू कैन सर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कभी भी वुड फिशर रूल से कभी टफ क्वेश्चन नहीं। देखो टफ क्वेश्चन आया था पिछले साल, क्या था, आपका विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन का स्ट्रक्चर दिया था। ठीक है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ, विन क्रिस्टिन विन ब्लास्टिन एंड दैट इज एक्चुअली गिवन द सॉल्यूशन इज गिवन बाय देवजीत, ओके, आवर एजुकेटर। ओके, उसने अच्छा, मतलब उसका रैंक तो बहुत अच्छा है ना, 1721 आई गेस ऑल इंडिया रैंक है उसका। तो उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, फिर मैंने उससे पूछा कि ये ऐसे क्वेश्चन हम क्या अप्रोच रखेंगे। ठीक है, तो उसने बोला कि पूरा स्ट्रक्चर हमें नहीं देखना है। जैसे मैं मान लिया कि विन क्रिस्टिन का स्ट्रक्चर देखो, विन क्रिस्टिन मतलब मैंने सोच रहा था लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कि इतना टफ स्ट्रक्चर में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो देवजीत ने मुझे सोल्यूशन दिया, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था विन क्रिस्टिन का ना। कैसे पता करेंगे, अगर ऐसे स्ट्रक्चर देगा तो हम कैसे पता कर पाएंगे। देखो कहाँ चला गया भाई, 1 सेकेंड। हाँ, इंडोल डेरिवेटिव है, पहली बात तो ये। अब ये क्या है, व्हाट इज दिस, इट इज एक्चुअली, अगर हम इसको मान लेंगे ना, दैट इज होमो एनुलर डाइन। अब होमो एनुलर डाइन है तो 253 के ऊपर ही आएगा जो भी आएगा।
अब जो ऑप्शंस था उसमें ज्यादातर ऑप्शन 253 के नीचे था, तो 2 या फिर 3 ऑप्शन था ऐसे ही कट हो गया। जब भी कट हो गया तो 253 के ऊपर एक ही ऑप्शन था, आई गेस तो उसने मुझे ऐसे ही बोला, तो आंसर ऑब्वियसली 253 के ऊपर जो था उसी को हम आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तभी आपका आंसर बन जाएगा। एग्जैक्ट आपको नहीं बोला है, आपको बस आंसर करना है उसमें। ठीक है, तो होमोनिल क्या होता है, 253 नैनोमीटर होता है, पता है ना सबको। हेटेरोनिल क्या होता है, 215। और एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ये तो छोड़ो, एक आपको होता है एसाइक्लिक डाइन। एसाइक्लिक डाइन क्या कितना होगा, 217। 217। अगर आपसे पूछे एसाइक्लिक ट्राइन तो क्या होगा, एसाइक्लिक ट्राइन तो क्या कितना होगा, हाँ 245। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 ऐड करना, अगर सब्स्टिट्यूएंट है CH3 मिथाइलेटेड +5 ऐड करना, रिंग रेसिड्यू है तो +5 ऐड करना, अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड है तो यू मस्ट काउंट फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का कितना होता है बेस वैल्यू, कितना होगा कार्बोनिल कंपाउंड में, बोलो कार्बोनिल कंपाउंड में कितना बेस वैल्यू होता है, बोलो भाई जल्दी बोलो। तो 0 है ना। हाँ कितना होता है कार्बोनिल कंपाउंड का बेस वैल्यू, वुडवर्ड फिशर रूल में कार्बोनिल कंपाउंड का बेस वैल्यू देखो, अल्फा बीटा गामा दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। अल्फा में कितना होता है 10, बीटा में 12, गामा में 18, फर्दर डेल्टा एंड देन सो ऑन। बट कार्बोनिल कंपाउंड का बेस वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। बोलो भाई। তো 0 না এরকম একটা কিসে হয় জানো, মেবি কার্বনিলে হয়, ভুলে গেছি। 215 होता है, 215 से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं ना। बोलो यार। দাদা আলফা বিটা আনস্যাচুরেটেড কার্বনিলের তুমি জিজ্ঞাসা করছো? हाँ। হ্যাঁ দাদা, ওটা 215 হয়। आपको 215 के साथ ऐड करते रहना, अगर अल्फा में सब्स्टिट्यूशन है तो +5 करना, +10, बीटा में तो +12, गामा में तो +18 एंड सो ऑन 18 ही होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। হ্যাঁ দাদা। और बाकी कुछ चीजें ऐसे आपकी यूवी का डायरेक्टर में बताते हैं, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और कुछ है जो यूवी में आता है, यूवी में और कुछ था, छोड़ो। IR देखो आप, IR में आपको फंक्शनल ग्रुप, पहली बात तो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट वाइब्रेशन रोटेशनल एनर्जी को डिपेंडेंट है, पता होगा ना आपको, मतलब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लीनियर है तो 3n-5, नॉन लीनियर है तो 3n-6। लीनियर होगा जब sp होगा हाइब्रिडाइजेशन, नॉन लीनियर होगा जब अदर देन sp होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, अदर देन sp नॉन लीनियर, लीनियर होगा तो sp हमेशा। इसमें 3 रीजन बस पढ़ लो, नियर आईआर, नियर आईआर, मिडिल आईआर, फार आईआर। ठीक है, चलो सेमी इनवर्स के बेस में बोलते हैं ना। नियर आईआर कितना होगा, नियर आईआर कितना होगा, नियर आईआर मोर देन 4000 सेमी इनवर्स होगा ना। मिड आईआर 4000 to 667, और फार आईआर की क्या होगा, लेस देन 667 सेमी इनवर्स, लेस देन। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना। और फिंगरप्रिंट और फंक्शनल ग्रुप रीजन मैंने बोल दिया था फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट के बारे में। ठीक है, अच्छा, हमेशा अगर कोई भी सैंपल पे
अगर डाइपोल है और वेवलेंथ, तो करेक्ट वेवलेंथ कुछ नहीं होता है, डाइपोल मूवमेंट अगर है तभी आपका उसमें आईआर एक्टिव होगा, अदरवाइज इट विल बी आईआर इनएक्टिव। आईआर एक्टिव तभी होगा जब उसमें डाइपोल मूवमेंट रहेगा, ठीक है। ये सब छोड़ो। अच्छा, हुक्स क्या था लॉ? हुक्स लॉ था ना? हुक्स लॉ था कि नहीं बताओ? एक क्वेश्चन आया था कि आईआर में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है ना, बताओ होता है कि नहीं, बताओ जल्दी बताओ, हाँ या ना बताओ। बोलो बोलो। तो इनकैंडेसेंट लैम्प जो होता है वो नियर आईआर रीजन में यूज होता है, नॉन लोअर और ग्लोबल सोर्स फंक्शनल ग्रुप रीजन पे यूज होता है दोनों। मार्करी आर्क फार आईआर में, मार्करी आर्क जो होगा फार आईआर में, और आपका इंडिकेशन लैम्प जो होगा नियर आईआर। बाकी नॉन लोअर ग्लोबल सोर्स होगा आपका मिड आईआर। और मार्करी आर्क और आपका कार्बन आई गेस कार्बन लेजर डिस्चार्ज लैम्प था जो आपका होता है फॉर फार आईआर ऑल्सो, ठीक है। तो नूजल टेक्निक इंपॉर्टेंट है, उसमें मिनरल ऑयल यूज करते हैं, पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, मिनरल ऑयल हम यूज करते हैं, ठीक है। मिनरल ऑयल यूज करते हैं हम लोग नूजल्स में, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। नूजल्स, नूजल एजेंट या फिर मूलिंग एजेंट नूजल होता है और उसमें आपका मिनरल ऑयल रहता है। मूलिंग एजेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे, मूलिंग एजेंट मैंने ये सब सारे बताए, बस रिविजन पर्पज से बता रहा हूँ मैं। मूलिंग एजेंट में नूजल होता है जिसमें मिनरल ऑयल रहता है, मिनरल ऑयल, ठीक है। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। पोटेशियम ब्रोमाइड है क्या? ये रहा पोटेशियम ब्रोमाइड, केबीआर, पेलेट टेक्निक में यूज होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, थोड़ा याद कर लेना। डिटेक्टर में बोलोमीटर, गोलेसेल, पायलट डिटेक्टर, उसमें बोलोमीटर में आपका ह्यूस्टन ब्रिज रहता है, ह्यूस्टन ब्रिज, ठीक है। देखो ह्यूस्टन ब्रिज यूज होता है बोलोमीटर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब छोड़ो 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 छोड़ो। FTIR पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस फुल फॉर्म याद कर लेना, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड। इसमें आपका थोड़ा आपका टफ है ये सब चीजें, मास्टर्स में जाओगे तब समझ आएगा आपको FTIR के बारे में। FTIR का वर्कशॉप था, पता है हम लोग को जीजू में एक FTIR का वर्कशॉप हुआ था, FTIR को हमको सिखाया गया था बैचलर्स में ही, FTIR, ठीक है, जीजू में था इंस्ट्रूमेंट। बहुत महंगा था, मतलब सबका एक्सेस नहीं देते थे वो लोग, बस PhD वालों को ही देते थे। वो लोग ही हमको वर्कशॉप दिखा दिए थे, ठीक है। वर्कशॉप के थ्रू हम लोग को थोड़ा इंस्ट्रूमेंट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट किए थे, ठीक है। आई गेस हरीश सर के अंडर में है, ठीक है, आपका FTIR। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमेशा याद करना, मास स्पेक्ट्रोमेट्री को, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में चेंबर होता है, आयोनाइजेशन चेंबर, देन कौन सा चेंबर होता है बताओ? एक्सेलेरेशन चेंबर होता है कि नहीं? हाँ, और एक मास एनालाइजर है ना भाई, बताओ हाँ या ना? है, ठीक है। देन डिटेक्टर, आयोनाइजेशन चेंबर में आयोनाइजेशन आयन का फॉर्मेशन होगा। देन आपका एक्सेलेरेशन होगा, क्या उसमें पॉजिटिव रहता है, उसमें आपका आपका क्या होता है उसमें? पॉजिटिव नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होता है नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या रहता है उसमें? प्लेट रहता है कि नहीं बताओ? रहता है ना? अरे यार हाँ या ना बोलो भाई। देन मास एनालाइजर रहता है, ठीक है। हार्ड आयनेशन टेक्निक, सॉफ्ट आयनेशन टेक्निक पे, हार्ड में आपका केमिकल आयनेशन याद कर लेना, थोड़ा केमिकल इंपॉर्टेंट है, थर्मल भी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्ट में फैब और माल्टी, फैब में फास्ट एटम बोम्बार्डमेंट, फुल फॉर्म। माल्टी मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्ट, गलत दिया, डिजॉर्प्शन आयनेशन होगा, डिजॉर्प्ट नहीं, डिजॉर्प्शन। मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिजॉर्प्शन आयनेशन टेक्निक, ओके। टाइप्स ऑफ आयन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, VVIP, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मॉलिक्यूलर आयन, पेरेंट आयन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, मास सबन चार्ज उसका सबसे ज्यादा होगा। बेस पिक, मोस्ट इंटेंस पिक, रेड एबंडेंसी सबसे ज्यादा होगा बेस पिक का, 100% रहता है, 100%। मेटास्टेबल
ठीक है। फ्रैगमेंट आयन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मॉलिक्यूलर आयन जो आपका टूट गिरता है इलेक्ट्रॉन बोम्बार्डमेंट के कारण, वो फ्रैगमेंट आयन क्रिएट करता है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैग्नाफिटी अरेंजमेंट पता है ना, दिखाया था मैग्नाफिटी अरेंजमेंट आप लोग को, है ना, बताओ। मैग्नाफिटी अरेंजमेंट दिखाया था ना, अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है, गामा हाइड्रोजन शिफ्ट होकर ऑक्सीजन पे आता है ना, कार्बोनिल कार्बन ऑक्सीजन पे आता है, या फिर नाइट्रोजन होगा तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आएगा, ठीक है कि नहीं। और आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अरे भाई हाँ या ना बोलो यार। है ठीक है, अल्फा बीटा गामा, गामा हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, अल्फा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है, ठीक है। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी, क्या था फॉर्मूला हाइड्रोजन आयन डेफिशिएंसी का? HID का फॉर्मूला क्या है? बोलो। 2 इंटू कार्बन प्लस 2 प्लस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, n minus नाइट्रोजन, देन माइनस H minus X माइनस H और अपन 2। 2 दिस फॉर्मूला मस्ट रिमेंबर, टॉलविन से पूछा गया क्वेश्चन है, टॉलविन से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। 2 इंटू कार्बन प्लस 2 प्लस नाइट्रोजन माइनस हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स प्रेजेंट अपन 2। हेटेरोएटम सिर्फ ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन, ठीक है, ओके। देखो बेंजीन है, बताओ बेंजीन में क्या होगा? 2 इंटू कितना होगा 6 प्लस 2 प्लस 0 नाइट्रोजन नहीं है, माइनस क्या होगा -6 माइनस 0 अपन 2 कर दो तो 12, देन 12 प्लस 2 का 14 माइनस 6 8 अपन 2 करो 4 आएगा आंसर, 4 विल काउंट, देखो यहाँ पे 4 आया, ठीक है, ओके। क्लियर हुआ? आप लोग जब मास्टर्स में आएंगे, मास्टर्स में देखो इम्पैक्ट तो सबको पढ़ना है ना, आपका जो मॉडर्न फार्मास्यूटिकल, सॉरी आपका क्या था, मॉडल एनालिटिकल टेक्निक इम्पैक्ट, है ना, उसमें आपको हाई फिनेट टेक्निक्स पढ़ना पड़ता है, हाई फिनेटेड टेक्निक, उसमें आपके LCMS GCMS आता है। LCMS कुछ नहीं, देखो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, सारे लोगों ने इसको हाइप बना के रखा है कि बहुत टफ है, नहीं है भाई। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक साथ क्यों है? ताकि हम लोग सेपरेशन जो कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होगा और डिटेक्शन जो कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू होगा, एक साथ होता है। मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कभी स्कोपी मत बोलना, कभी भी स्कोपी मत बोलना, हमेशा मास स्पेक्ट्रोमेट्री होता है, नॉट स्कोपी, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड कर रहे हैं हम सिर्फ। तो LCMS GCMS मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, एक आपको होगा सेपरेशन और डिटेक्शन, दोनों एक साथ चल रहा है, इसलिए आपको बोलते हैं हम हाई फिनेटेड टेक्निक्स बोलते हैं, हाई फिनेटेड टेक्निक्स, ठीक है। NMR तो मैंने बता दिया था, ऑड नंबर होगा तभी आप NMR एक्टिव होगा, इवन नंबर होगा तो NMR नो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। अच्छा ये सब तो पता होगा ना। 3 सिग्नल आएगा, देखो 1 2 3 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 सिग्नल, बट कितने स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कितना होगा? क्या था स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का रूल? एन क्या था भाई? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का रूल क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल का रूल क्या था? n+1। नेबरिंग एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे उसको हम ऐड करेंगे 1 से। अब अगर ए, हम मान लिया A B और C 3 आपका हाइड्रोजन है, तीनों का सिग्नल आने वाला है, तो ए का कितना होगा बताओ? ए का होगा, देखो नेबरिंग एटम्स कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 कर दो 3, तो 3 होगा, ट्रिपलेट होगा, ऐसे आएगा ट्रिपलेट, 1:2:1, 1:2:1। पास्कल ट्रायंगल मैंने पढ़ाया था ना, उससे पता चल गया आपको। देखो बी के लिए, देखो बी के लिए नेबरिंग एटम कार्बन है, तो क्या होगा 3 + 1 कर दो। ऑक्सीजन नहीं होगा, हेटेरो एटम आएगा तो नहीं हो पाएगा, तो 4। क्वार्टेट कैसा आएगा? ऐसे आएगा,
केमड्रॉ किसी को चलाना आता है? केमड्रॉ आप लोग केमड्रॉ सीखे हो? केमड्रॉ आप लोग सीखे हो कि नहीं बताओ? है। सीखे हो ना? तो केमड्रॉ में आपके एनएमआर का सिग्नल हमें पता चल जाता है केमड्रॉ में, उससे पता कर पाओगे हम ठीक सीख रहे हैं कि नहीं। तो ए का आपका 4 आएगा, ठीक है, क्वार्टेट। और देखो सी में 1 आएगा क्योंकि इसमें नेबरिंग एटम नहीं होता है, बस ओ के पास स्टॉप हो जाता है। तो 1 + 1 नहीं, एक ही सिग्नल आएगा ना, क्योंकि 0 + 1 नेबरिंग एटम तो नहीं है, तो 1 आएगा बस, एक सिग्नल। अब इसको ड्रॉ करके देख भी सकते हो, मेरे पास भी केम ड्रॉ है। अभी टाइम नहीं है, मैं बस इसको खोल के एक बार दिखा देता हूँ ना, एक सेकेंड। कहाँ गया भाई? चलो बाद में दिखाता हूँ ना, एक सेकेंड, बाद में मैं इसको दिखा दूंगा आप लोग को, अभी एकदम टाइम नहीं है मेरे पास। बहुत इजी रहता है, कुछ भी नहीं, आपको बस इसको पकड़ना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको यहाँ पर, देन आपका चेक करना है यहाँ पर। देखो कहाँ गया, एक सेकेंड, कैलकुलेट कहाँ पर है, कैलकुलेट सर्च नहीं है भाई, कलर्स नहीं, टिक्स नहीं, स्ट्रक्चर, ये रहा, स्ट्रक्चर्स में आएगा, ये रहा प्रेडिक्ट 1 एच नंबर शिफ्ट, आपके यहाँ पे आंसर दे देगा, यहाँ से हम पता कर पाते हैं, ठीक है। ओके, एक आपका वे है जिससे हम एनएमआर स्पेक्ट्रा लेते हैं फॉर रिसर्च पर्पस, ठीक है। आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, इफ यू आर डूइंग एनी रिसर्च फॉर योर 4th सेम, ठीक है। बाद में दिखा दूंगा मैं ना। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल सिंपल है, कुछ नहीं प्रिंसिपल में, प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। प्रेसिशनल फ्रीक्वेंसी कुछ कीवर्ड है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी सब्जेक्ट के लिए, ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं। शील्डिंग डिशील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट, डिशील्डिंग डाउनफील्ड, यानी कि डेल का वैल्यू बढ़ेगा, शील्डिंग अपफील्ड, डेल का वैल्यू घटेगा बट टाउ का वैल्यू बढ़ेगा, यहाँ पे टाउ का वैल्यू घटेगा, ठीक है। सब मैंने अच्छे से बताया है आप लोग को, शील्डिंग अपफील्ड में आता है, डिशील्डिंग डाउनफील्ड में आता है, ठीक है। ओके, टाउ इक्वल्स टू 10 माइनस डेल, या फिर डेल इक्वल्स टू 10 माइनस टाउ, सिंपल फॉर्मूला सेम होता है। टीएमएस हाईली शील्डेड, इसलिए आपका इसका जो डेल वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी अगर डेल वैल्यू पूछा तो 0, अगर टाउ पूछेगा 10 बताना, गलतियां मत करना, क्योंकि देखो अब डेल का वैल्यू पता है आपको, तो टाउ का वैल्यू कितना होता है, 10 माइनस डेल कर दो, तो 10 माइनस 0 होगा, तो ऑब्वियसली आपका 10 ही आएगा ना, सिंपल। अच्छा, ये 3 जो पैरामीटर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका डी शील्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी डी शील्डिंग करता है, एनएसओ छोड़ो, मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वैन डर वाल्स डी शील्डिंग करते हैं, तीनों इफेक्ट डी शील्डिंग करता है, मैंने आपको अच्छे से बताया ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स आर ऑल डी शील्डेड द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, यानी कि आपका डेल का वैल्यू ज्यादा आएगा, कभी आपको डी शील्डेड बोला तो डेल का वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगा, विल बी हायर, ओके। रूल्स फॉर स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन, देखो ये तो आपका स्प्लिटिंग n इक्वल्स टू n+1, हमेशा ने बहुत अच्छे से बताया आपको, डबलेट 1:1 होता है, अब 1:1 के बीच में प्लस होगा तो 2 आ जाता है, अब 2 देखो आया तो ट्रिपलेट, ठीक है। अब ये गलत दे दिया, ये गलत है, 1:2, 3:2, 3:1 होता है, नॉट 1:4:4:1, नहीं ये नहीं है, ये गलत दिया है, ठीक है। देन आपका क्या होगा, 1:4:6:4:1 फॉर योर पेंटेट, सॉरी क्विंटेट, पेंटेट नहीं तो क्विंटेट होता है ना, क्योंकि देखो 1 + 1 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और 2 तो 1 होगा ही, ठीक है। ऐसे ही आपका पिक भी आता है, पिक देखो एनिमर आइडेंटिफिकेशन या फिर एनिमर इंटरप्रिटेशन इज द मेन पार्ट ऑफ योर मास्टर्स, ठीक है। जो आपका जो क्विंटेट में कैसे पिक आएगा, देखो एक ऐसा आएगा, एक ऐसा आएगा, देन 6 वाला आएगा, 6 में भी आपका एक 3 ऊपर वाला जाएगा, मतलब आपको देख के पता चल जाएगा, आपको प्रैक्टिस करते हुए पता चल जाएगा, ठीक है।
देन सॉल्वेंट, हाँ सॉल्वेंट DMSO यूज होता है, डायलमिथाइल सल्फोक्साइड, C6D6 यूज होता है, C6D6, ठीक है। ड्यूटेरेटेड बेंजीन, है ना, हेक्साक्लोरो एसीटोन, CDCl3, ठीक है। ये क्या मतलब क्या बता दिया भाई, CDCl3 होता है ना, CDCl3 क्या है, ड्यूटेरेटेड क्या एसीटोन वगैरह लिख दिया यहाँ पर, क्लोरोफॉर्म होगा ना, CCl4, डाइऑक्सिन, डाइऑक्सिन का स्ट्रक्चर पता होगा ना, ओ ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऐसे डाइऑक्सिन होता है। सिंपल अगर ऑक्सीजन होता तो एक ऑक्सीजन रहता, ठीक है। देन इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप लोग के अभी नहीं है, बट फॉर योर मास्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो बोला वो बस चीजें थोड़ा याद रखना। पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म फॉर ऑर्गेनिक पार्ट इज इंपॉर्टेंट, जब भी ऑड होगा, यानी कि आपका देखो पैरामैग्नेटिज्म क्या कौन होता है बताओ, फ्री रेडिकल्स होता है ना, और कौन होता है बताओ, ट्रिपलेट कौन, अरे बोलो भाई, ट्रिपलेट कौन, कार्बिन और नाइट्रेट, बाकी सारे आपका डायमैग्नेटिज्म शो करता है। बाकी ये तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर योर क्लास, आपका कौन सा केमिकल बॉन्डिंग में एमओ थ्योरी आता है ना, एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उससे पता होता है बेसिकली। असली रूल तो यही है, आपको शॉर्टकट के लिए मैंने बताया था आपको। अगर ऑक्टेट फुल नहीं होगा तब भी नहीं है, पेयर्ड अगर नहीं है, अनपेयर्ड है, तब आपका पैरामैग्नेटिज्म शो होगा, पेयर्ड अगर है तो डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। उसमें भी एक्सेप्शन है, आपका ऑक्सीजन के केस में एक्सेप्शन था, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इट्स गुड फॉर कि अभी हम लोग फोकस करें जो हमें इम्पोर्टेंट है ना, ये सब छोड़ो। एक्स डिफ्रैक्शन में ये वाला ब्रैग्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट में भी बहुत बार पूछा जाता है ये वाला इक्वेशन, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, इस इक्वेशन को थोड़ा याद कर लेना, ठीक है। कुछ नहीं, एन इंटीजर छोड़ो, आपका जो थीटा एंगल होता है इसको हमें मेजर करना पड़ता है, साइन थीटा, डिस्टेंस होता है d, ठीक है। लैम्डा आपका कुछ भी नहीं, लैम्डा क्या होता है, लैम्डा वेवलेंथ होता है, सिंपल। अगर एन 1 आया देन दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एन अगर 2 है तो सेकंड ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। बस इतने याद रखना आपको। एक सेकंड, क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमेटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। पहली बात है मैकेनिज्म के बेस में, एक वो पोलर कंपाउंड होता है, एक नॉन पोलर होता है। पोलर होगा तो जिसका डाइपोल मूवमेंट रहेगा, नॉन पोलर होगा जिसका डाइपोल मूवमेंट नहीं रहेगा, सिंपल। पोलर है यानी कि इसका वाटर लविंग है, नॉन पोलर मतलब का वाटर हीटिंग है या फिर ऑयल लविंग है ना, ठीक है। ये सब छोड़ो, ये गलत दिया है ना, ये डेफिनेशन नहीं होता है, साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। पोलर कंपाउंड यानी कि अगर मोबाइल फेस अगर पोलर है तो पोलर कंपाउंड मोबाइल फेस की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर आपका नॉन पोलर कंपाउंड जो कि आपका स्टेशनरी फेस नॉन पोलर है, देन नॉन पोलर कंपाउंड स्टेशनरी फेस की तरफ एफिनिटी शो करेगा, ठीक है, सिंपल इतना है। एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमेना है ना, TLC को याद कर लेना, TLC आपका एड्सॉर्प्शन आपका क्रोमेटोग्राफी में आता है, ठीक है। ये सब छोड़ो, हाँ वीक फोर्स, इंटरमीडिएट, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वीक फोर्स सुक्रोसा स्टार्च होता है, सुक्रोसा स्टार्च वीक में आता है। इंटरमीडिएट छोड़ो, इंटरमीडिएट बस एक कैल्शियम फॉस्फेट को याद कर लो, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम का सारा आपका वीक इंटरमीडिएट में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सारे आपका किस में आएगा, इंटरमीडिएट में आएगा। वीक में आएगा सुक्रोज स्टार्च, स्ट्रॉन्ग में आएगा एल्यूमिना चारकोल, स्ट्रॉन्ग में आएगा आपका एल्यूमिना चारकोल, ठीक है। इसको थोड़ा याद कर लेना पड़ेगा आप लोग को। फैक्टर्स अफेक्टिंग, हमेशा याद करना कि पार्टिकल्स का हमें साइज को कम करना है, पार्टिकल साइज जितना कम होगा उतना अच्छा है। कॉलम का पता है ना आपको, रेट थ्री प्लेट थ्री, मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चंस में पढ़ाया था ना, अभी जो भेजा था एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, क्या था रेट थ्री प्लेट थ्री का, कौन बताओ फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था रेट थ्री का, पहले बताओ। প্লেট থিওরি हाँ হচ্ছে प्लेट थ्री पहले बताओ। প্লেট থিওরি H equal to L/N, और एक था क्या था, 16 रिटेंशन 16 टाइम by अपन विथ into ওই होल যে स्क्वायर। ওয়েটটা ছিল যেটা और आपका रेट थ्री क्या होगा, वैंडीमीटर क्या था, A plus B nu plus C by nu, ए प्लस लॉन्जिट्यूडल बी अपन म्यू, सी म्यू प्लस सी म्यू। ए क्या था, एडी डिफिशन, बी क्या था, लॉन्जिट्यूडल डिफिशन, सी क्या था, रिड्यूस टू मास ट्रांसफर,
हमेशा HTTP जितना बढ़ेगा ये सारे पैरामीटर्स बढ़ जाएगा, यानी कि कॉलम का एफिशिएंसी घट जाएगा। हमेशा HTTP और H के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। हमेशा हमें HTTP घटाना है तो कॉलम एफिशिएंसी बढ़ेगा। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल पेज, तो यहाँ पर एन H के साथ इनवर्स रिलेशन पे था, इसलिए हमें एन को बढ़ाना है, H को घटाना है। नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को बढ़ाना है, H को घटा देना है, ठीक है। तो हमेशा ये सारे पैरामीटर्स थोड़ा सा याद कर लेना। हमेशा एडी डिफिशन, लॉन्जिट्यूडल डिफिशन, रिड्यूस्ड मास ट्रांसफर, मैंने सारे एग्जाम्पल सारे का डेफिनेशन ही बताया हूँ, ठीक है, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। अभी तो पूरा समझाने का टाइम नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इस सारी चीज को आपको देखना पड़ेगा। पेपर क्रोमेटोग्राफी नेचुरली या फिर नॉर्मली पार्टीशन को फॉलो करता है, पार्टीशन मैकेनिज्म, और कुछ केसेस में मॉडिफाइड में एड्सॉर्प्शन को फॉलो करता है। पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, पेपर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होता है। एड्सॉर्प्शन मतलब मॉडिफाइड वाला, पेपर पार्टीशन नॉर्मली होता है, ठीक है, जनरली, क्योंकि मॉइस्चर रहता है ना, अल्फा और बीटा मॉइस्चर रहता है। किसका परसेंटेज कितना होता है बताओ? अल्फा और बीटा में किसका परसेंटेज ज्यादा, किसका परसेंटेज कम, बताओ? 98%, 99% किसका होता है? बोलो बोलो भाई, जल्दी बोलो, किसका होता है 99%? अल्फा का होगा ना भाई, हाँ, बोलो भाई। है दादा। प्रिंसिपल देखो, डेवलपमेंट जो होता है, एक होता है असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल डिस्क डेवलपमेंट। इसमें डिसेंडिंग जो होता है दैट इज नॉर्मल, डाउनवर्ड में जाता है। असेंडिंग में एनर्जी लगता है हमें, अपवर्ड में होगा तो सिंपल आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरह। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अ डिसेंडिंग डेवलपमेंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और असेंडिंग मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो अपवर्ड में एनर्जी लगता है, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा। रेडियल डिस्क मतलब चारों तरफ सर्कुलर पे फैला जाएगा सेंट्रल स्पॉट से, ठीक है, फ्रॉम अ सेंट्रल स्पॉट चारों तरफ सर्कुलर मोशन पे डिस्पर्स्ड हो जाएगा, ठीक है। ये सब छोड़ो, क्या है आरएफ? व्हाट इज आरएफ? रिटार्डेशन फैक्टर। क्या होता है इसका? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा ट्रेवल करेगा सॉल्यूट से, यानी कि सॉल्यूट का डिस्टेंस ट्रेवल सबसे कम होगा रादर देन सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्लियर है ना सबको? आरएफ का, आरएफ और आरटी सबको क्लियर है? रिटेंशन टाइम और आरएफ दोनों क्लियर है सबको? दोनों क्लियर है कि नहीं बताओ? रिटेंशन टाइम का मतलब होता है जिसका एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ ज्यादा, उसका रिटेंशन टाइम उतना ज्यादा। जिसका एफिनिटी मोबाइल फेज की तरफ ज्यादा, उसका आरएफ वैल्यू ज्यादा हमेशा। स्टेशनरी फेज लिख लो, स्टेशनरी फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आरटी और मोबाइल फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद आरएफ, ठीक है, तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, देखो यहाँ पर दिया है पेपर में अल्फा सेलुलोज होता है 98.99% होता है, बीटा सेलुलोज को 1% होता है, ठीक है, ओके। आइसोथर्म्स, एब्जॉर्प्शन, आइसोथर्म्स, पार्टीशन, ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं, थिनर क्रोमेटोग्राफी में पढ़ा दिया, ये सब चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं। सॉल्वेंट, सिलिका जेल को तो याद कर लेना। सिलिका जेल जो होता है आपका पोलरिटी शो करता है, पोलर नेचर होता है, पोलर, ठीक है, ये सब पढ़ने की। रिएक्टिंग एजेंट क्या होते हैं आपका? अमीनो एसिड के लिए क्या था? अल्फा अमीनो एसिड के लिए कौन सा था? हाँ, क्या? नील हाइड्रेट, यस, नील हाइड्रेट, ओके। अच्छा, एक आपका होगा ग्रेडियंट इल्यूशन, एक आपका होगा आइसोकेटिक इल्यूशन। ग्रेडियंट में मोबाइल फेज का जो कॉम्पोजिशन होता है वो चेंज होता रहता है, कॉम्पोजिशन चेंज होता है, मोबाइल फेज का कॉम्पोजिशन चेंज होता है, ताकि हम लोग पोलर को पहले निकाले फिर नॉन पोलर को। आइसोकेटिक में हमेशा सेम रहता है मोबाइल फेज का कॉम्पोजिशन, तो इसको थोड़ा याद कर लेना। इसमें स्टेरॉइड्स में, लिपिड्स में, स्टेरॉइड में आपका एंटीमोनी ट्राइक्लोराइड और लिपिड्स में आपका ब्रोमोथाइमल ब्लू। वो वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उस चार्ट को थोड़ा पढ़ लेना, ओके। गैस क्रोमेटोग्राफी दो टाइप का होता है, गैस सॉलिड GSC और GLC। सॉलिड होगा तो एड्सॉर्प्शन फिनोमेना, लिक्विड होगा तो पार्टीशन।
सॉलिड होगा तो एडसॉर्प्शन, लिक्विड होगा तो क्या, पार्टीशन। हमेशा याद कर लेना इस चीज को। कैरियर गैस है, मोबाइल फेस हमेशा गैस होगा, और आपका स्टेशनरी फेस अगर सॉलिड है तो ग्रेनुलोसिलिक एल्यूमिना कार्बन हो जाएगा, लेकिन अगर लिक्विड है तो हमें उसमें कोटिंग करना पड़ता है, क्रिस्टल गोल्ड और डायमेटिक अर्थ का फिल्टरेट हम जिसको बोलते हैं, उसका कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा ये सब पढ़ने की जरूरत है नहीं है। प्लेट थ्योरी तो मैं बता दिया, आप लोग बहुत अच्छे से आंसर दिए मेरे को प्लेट थ्योरी का। ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5.14 भी होता है, 16 भी होता है। ठीक है, ओके। ये वाला देखो रेट थ्योरी का फॉर्मूला, वैन डीमेटर इक्वेशन। अच्छा, कभी भी एचपीएलसी का पूछेगा ना तो हमेशा याद रखना एचपीएलसी में रिड्यूस मास ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि इतना ज्यादा आपका मतलब प्रेशर में होता है ना, हाई प्रेशर में चलता है, तो सी म्यू नहीं होता है, रिड्यूस मास ट्रांसफर नहीं होता है। एचपीएलसी के लिए अगर वैन डीमेटर इक्वेशन पूछेगा तो ऐसा होगा, H इक्वल्स टू A प्लस B अपॉन म्यू, बस सिंपल। A फॉर एडी डिविजन और B फॉर लॉन्जिट्यूडल डिविजन। सी नहीं आता इसमें क्योंकि बहुत ज्यादा फोर्सफुल जाता है ना, प्रेशर रहता है, तो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये सब बता दिया, ए डिविजन, लॉन्जिट्यूडल डिविजन, मास ट्रांसफर, वेलोसिटी, मोबाइल फेस, सारे बता दिया। वेलोसिटी मतलब म्यू, म्यू को बोल रहे वेलोसिटी। ठीक है, ओके। कैरियर गैस देखो, हीलियम आपके यूज होता है, बट हीलियम इज वेरी कॉस्टली, दैट्स वाई यूज। कौन से यूज करते हैं, नाइट्रोजन यूज करते हैं, है ना। क्या करते हैं यूज भाई बताओ। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव आपका क्या होता है, क्वालिटेटिव তো এটা শুধু কম্পাউন্ড থেকে ডিটেক্ট করা যায় যে কি প্রেজেন্ট আছে। और क्वांटिटेटिव कितना हम रेट कर पाएंगे। ठीक है, सिंपल। जैसे जेल परमिशन, क्रोमेटोग्राफी और साइज एक्सक्लूशन, इस टाइप का क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटी इसमें देखो, जेल परमिशन, साइज एक्सक्लूशन आपको पता नहीं करना है आपको, यहाँ पर कुछ भी आपका जो आर है वो आर है, सिंपल। आपको कितना अमाउंट आएगा, देखो जेल परमिशन में हमेशा याद कर लेना, जेल परमिशन में और साइज एक्सक्लूशन में हमेशा लार्जर साइज में ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट पहले आएगा और छोटा वाला बाद में आएगा। ठीक है, हमेशा। कायल क्रोमेटोग्राफी हमेशा यूज होता है आपके एनांशियोमर्स के सेपरेशन में, एनांशियोमर्स के सेपरेशन में आपके यूज होता है कायल क्रोमेटोग्राफी। C18 कॉलम यूज होता है ना, 40,000 रुपीज होता है एक कॉलम का, 40,000, बहुत महंगा आता है। ठीक है, एचपीएलसी इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। ठीक है, ऑक्टाडिसल्फिलेन, ऑक्टाडिसल्फिलेन देखो हाइड्रोफिलिक है, ऑक्टाडिसल्फिलेन क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप है इसलिए आपका हाइड्रोफिलिक है, लेकिन C18 में क्या है, CH3 है ना, इसलिए आपका ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक चेन लग जाता है ना, इसलिए हाइड्रोफोबिक है। एफिनिटी पता होगा आपको, बायोलॉजिकल बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए हम यूज करते हैं इसको, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एंटीबॉडी एंटीजन का रिएक्शन होता है। आयन एक्सचेंज पता होगा भाई, सिंपल है, कैटायन आयन एक्सचेंज, एनोन आयन एक्सचेंज। ठीक है, जो भी एक्सचेंज है मतलब वो एक्सचेंज होने वाला है तो काउंटर आयन वही होगा, अगर कैटायन आयन एक्सचेंज है तो कैटायन आयन ही काउंटर आयन होगा, एनोन है तो एनोन ही आपका आयन एक्सचेंज आपका काउंटर आयन होगा। तो क्या पर दिया हुआ है ये पता चलता है ना, स्ट्रांगली वीकली, स्ट्रांगली वीकली देखो, स्ट्रांगली एसिडिक है तो सल्फोनेटेड होता है, अगर वीकली एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक आपका होगा, स्ट्रांगली बेसिक है तो क्वाटरनेट अमोनियम, और वीकली बेसिक है तो आपका सिंपल आपका ज्यादा जिसमें अमाइंस होगा, पॉलीअमाइंस जो होता है, सिंपल इतने बस याद कर लो। स्ट्रांगली एसिडिक है तो आपका सल्फोनेटेड, वीकली एसिडिक है तो कार्बोक्सिलिक, स्ट्रांगली बेसिक है तो क्वाटरनेट अमोनियम, वीकली बेसिक है तो पॉलीअमाइंस। ठीक है, क्रॉस लिंकिंग पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्रॉस लिंकिंग आपका किस लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे से क्वेश्चन एक बार आया था, जो आपका एंटी कैंसर एजेंट है ना साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो क्रॉस लिंकिंग ऑफ डीएनए में के थ्रू काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर योर कोलोजन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो 3:1 होता है इन लिमिट ऑफ डिटेक्शन, क्वांटिटेशन में आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो 10:1 होता है। ठीक है, 3:1 फॉर डिटेक्शन, क्वांटिटेशन आपका 10:1 होता है। ठीक है, अच्छा हाँ, अगर वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पता करना तो XRD होता है, एक्स रे डिफ्रैक्शन। ठीक है, नाइपर कोलकाता में रिसेंटली
ये वाला इंस्ट्रूमेंट आया है, ठीक है, नाइपर कोलकाता में, ठीक है। मेरा एक दोस्त तो बोल रहा था इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली, ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है, कुछ लैक्स में आता है। तो इट्स जैसे आपका एनएमआर, पूरे यूनिवर्सिटीज में एक एक बस एनएमआर होता है, एक एनएमआर, सिंगल एनएमआर, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये हो गया आपका, हम टाइट्रेशन करेंगे अभी। तो कोई दिक्कत है किसी को भी? एनी प्रॉब्लम एनीबडी? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर विथ मी। कोई भी दिक्कत है तो बताओ। हेलो, कोई भी दिक्कत है? कोई भी प्रॉब्लम? सुदीप्ता? দাদা একটা কোয়েশ্চেন ছিল। हाँ बोलो बोलो। দাদা বলছি আমি একটা জায়গায় একটা মানে এমসিকিউ এর কোয়েশ্চেন পেয়েছিলাম যে हम्म, এনএমআর অ্যাক্টিভ কোনটা, অ্যাটমিক মাস যদি ইভেন হয়, যদি অড হয়, নাকি বোথ, নাকি নান অফ দ্য অ্যাবাভ, এরকম কিছু একটা ছিল। তো সেখানে আমি অ্যান্সার করেছিলাম বোথ, কিন্তু ওরা ওখানে অ্যান্সার দিয়েছিল যে ইভেন, আই থিঙ্ক এরকম কিছু। इवन? হ্যাঁ হ্যাঁ মেবি। क्या होगा बाकी लोग बताओ। बाकी लोग बताओ क्या होना चाहिए आंसर। बोलो क्या होना चाहिए। एटॉमिक मास यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों ऐड करना होगा हमें, दोनों ऐड करना है। प्रोटॉन नीचे रहता है, तो एटॉमिक मास इवन होगा जब को 1+1 होगा। एटॉमिक मास ऑड होगा 7, तो आपका 4+3 हो सकता है कि नहीं बताओ। দাদা মানে এই দুটো এক্সাম্পল যদি দেখি, একটা যদি কার্বনের দেখি যে কার্বনের কার্বন 13, हम्म এটা তো এনএমআর অ্যাক্টিভ। তো সেখানে কার্বনের তো তোমার প্রোটন হচ্ছে 6, আর মাস মানে প্রোটন, হ্যাঁ ওটা 6, আর তাহলে মানে অ্যাটমিক মাসটা 13 হচ্ছে, তাহলে সেটা তো অড। কিন্তু আবার নাইট্রোজেনের জন্য যদি দেখি, তো তাহলে সেখানেও তো আহ, মানে ইয়েতে দেখা যায় না, নাইট্রোজেনেরও যদি আমি দেখি, তো সেখানে অ্যাটমিক মাস যদি ইভেন হয়, সেখানেও তো আই থিঙ্ক এনএমআর মানে এনএমআরটা দেয়। তো আমার মনে হয়েছিল বোথটা অ্যান্সার হবে হয়তো। हम्म तो সেজন্য क्लैरिफिकेशन জিজ্ঞেস क्या করে दिया है उन নিলাম। लोग, मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ दिया है? बोथ না होना দাদা, चाहिए ना भाई। কিছু দেওয়া আছে। एटॉमिक मास तो आपको 1+1 भी तो हो सकता है, तो दोनों ही तो आपका ऑड हो रहा है ना। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই তো বলছি। ऊपर से आपका तो नाइट्रोजन के भी तो होता है 7+7, है ना, और ऑड तो होगा ही, सिंपल। ठीक है, बोथ होना चाहिए। ओके, ঠিক আছে দাদা। एटॉमिक मास अगर बोला है तो आपका वो होगा, ठीक है। अगर एटॉमिक मास बोला है, ओके, तो बोथ होना चाहिए, ठीक है। और एनी क्वेश्चन? हेलो एवरीबॉडी, सुदीप्ता, रियल, पीएल, অঙ্কনা, एनी क्वेश्चन? না দাদা। না দাদা। না স্যার। বোঝা যাচ্ছে এমনি, মানে কনফিডেন্স আসছে? হুম, কনফিডেন্স আসছে? সবার সেন্টার কোথায় আছে? দাদা আমার এখানে দেওয়া আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গল। হুম, কনফিডেন্স আসছে তো, মানে পড়তে পড়তে একটা কনফিডেন্স আসা উচিত এখন। হুম, নাকি এখনো কনফিডেন্স আসছে না, ভয় লাগছে কি হবে না হবে? দাদা মক দেখি না মেন টেস্ট, রিয়াকশনস। मॉक मॉक नहीं, क्या बोल रहे हो तो बताओ। দাদা মক টেস্টে না 100-র উপরে নাম্বার যাচ্ছে না, ওটা কিভাবে ইনক্রিজ করব? 100-র উপরে মানে আউট অফ 500? হ্যাঁ, হচ্ছে না। কোন ইয়ার? 4th ইয়ার। कौन किस टाइप का मॉक टेस्ट, मतलब हम लोग जो ले रहे हैं उसमें भी नहीं हो रहा है 100 के ऊपर? ফার্স্টের দুটোতে হয়েছিল, রিসেন্টলি লাস্ট যেটা দিয়েছিলাম ওটাতে 66 মতো হয়েছিল। 60। इतना इतना कम क्यों, मतलब बताओ मुझे, आप कितने क्वेश्चन तुम अटेंड कर रहे हो?
কেমিস্ট্রি পুরোটাই ছেড়ে দিচ্ছ, কেমিস্ট্রি আমার ভালো মতো হয়নি। পুরোটা ছেড়ে দিচ্ছ মানে यू आर अटेंडिंग द क्लासेस ना, मतलब आप एटलीस्ट जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपके, मतलब मैं भेज रहा हूँ डेली आपके ग्रुप में ऐसे वीडियोस इन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, उसको तो देख लिया करो ना, एटलीस्ट उसको देख लिया करो। ओके ঠিক আছে। कंप्लीट कर लो, नहीं मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कंप्लीट कर लो आप चीजें, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री छोड़ दोगे तो कभी भी जीपैट क्वालिफाइड तो दूर दूर की बात है, एकदम एकदम दूर, मतलब इट्स रियली इम्पॉसिबल इफ यू आर लिविंग द होल केमिस्ट्री, बहुत टफ है। ठीक है, तब आपको एक क्लास होना पड़ेगा आपका कोलोजी स्यूटिक्स में, कोग्नोसी में, तब आपका केमिस्ट्री का आपका भर, मतलब तभी रैंक तो छोड़ दो, बस क्वालिफिकेशन ही आ पाएगा, फिर भी टफ है, बहुत टफ है। तो इजी तो है कहाँ, मतलब थोड़ा अच्छे से सोचो, एकदम सिंपल है चीजें, ज्यादा टफ नहीं है। या फिर आप 2x के स्पीड में क्लास का रिकॉर्डिंग देख लो, अगर आपका फिर भी नहीं हो पा रहा, मैं मान लिया कि आपका अभी टाइम नहीं है उतना करने का, आप सीधा अच्छा मैं एक काम करूंगा, वो भी नहीं हो पाएगा ना, तो टाइम भी नहीं है। अब एकदम यूट्यूब में आप जीटीसी का जो महा मैराथन सीरीज है उसको देखो, उसको देख लो, उससे भी हो जाएगा आपका, बहुत हद तक हो जाएगा, मतलब आपका आउट ऑफ 38 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व 20 to 15। ठीक है, और प्लीज मतलब 100 से तो ऊपर नहीं, 200 से ऊपर आपको लेकर आना है, तभी आपका क्वालिफिकेशन मार्कअप हो पाएगा। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करो अभी डेली। देखो सुदीप, तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, अभी जो भी हो रहा है छोड़ो, जितना भी मार्क्स आ रहे, स्कोर है, कुछ भी हो रहा है, जितना भी आ रहा है छोड़ो, उसको साइड में करो। डेली तुम 500 क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी 4th ईयर में हो ना, तो कहीं से भी जुगाड़ करो में टाइम, ठीक है, डेली कहीं से भी 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, कोशिश करो तुम्हें 500 में से एटलीस्ट 300 को समझ आए क्वेश्चन। 500 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो, डेली, विदाउट एनी नेग्लिजेंस। 500 क्वेश्चन एटलीस्ट यू मस्ट सॉल्व डेली, क्योंकि अभी जो टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर कोई भी दिक्कत है तो ग्रुप में मैसेज किया करो, कोई भी सब्जेक्ट कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आपके दोस्त भी आपको हेल्प करेंगे, हम भी है हेल्प करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बट सिलेबस पूरा तो आपको करना पड़ेगा एट एनी हाउ, बट वही नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सॉल्विंग देखो अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंस रखो और 500 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते हो। ठीक है, ओके। ঠিক আছে। ना एसिड बेस टाइट्रेशन में आपका 3 लॉ बैकबोन है, 3 लॉ, उनमें से भी 3 लॉ आपको पढ़ना है। उनमें से भी लॉरी ब्रॉन्स्टेड कहाँ गए, ये रहा मिडिल पे बैठा हुआ है। प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक्सेप्ट बेस करेगा, डोनेट एक्सिड करेगा, हमेशा याद रखना। लुइस ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा एसिड, बेस आपका न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बेस। ठीक है, और आर्नेस बोला था कि प्रोटॉन डोनेट तो करेगा एसिड, और हाइड्रोक्साइड यानी कि OH माइनस आयन वो आपका डोनेट करेगा बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो इन तीनों लॉ को थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। हमेशा एसिड का स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा, उतना ही ज्यादा आपका एसिड का स्टेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, और और बेस का स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है, ये सब चीजें हो जाएगा आपसे। देन इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, फेनोप्थेलिन, थाइमल ब्लू और ब्रोमोफेनॉल ब्लू नहीं, ब्रोमोफेनॉल ग्रीन नहीं, बस ये 4 बस अच्छे से। हायर अगर स्ट्रॉन्ग बेस है फेनोप्थेलिन, स्ट्रॉन्ग एसिड है थाइमल ब्लू। ठीक है, स्ट्रॉन्ग टू मीडियम मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड, स्ट्रॉन्ग टू वीक। ठीक है, वीक एसिड। ओके, यूनिवर्सल पीएच मीटर उसमें से। ठीक है, ओके, वाटर का डायरेक्टेड कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 78.5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, एप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक। प्रोटोजेनिक मतलब प्रोटोन जो जनरेट करे, कौन जनरेट करते हैं प्रोटोन, एसिड जनरेट करता है ना, डोनेट करते हैं प्रोटोन।
प्रोटोफिलिक, प्रोटोन लविंग, बेसिक। लॉरी जी ने बोला था ना कि प्रोटोन एक्सेप्ट कौन करता है, बेस करता है, तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट और ऑल बेसिक नेचर। एप्रोटिक जो कि कुछ नहीं करते भाई, मैं तो खाली बैठा रहूंगा, न्यूट्रल रहता है भाई, मैं तो खाली बैठा रहूंगा। जो अभी हालत है किसका, किसका हालत अभी ऐसा है जो न्यूट्रल है? इंडिया है ना, जियोपॉलिटिक केसेस में हमेशा इंडिया न्यूट्रल रहता है, उनका नेचर यही है कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, जो काफी हद तक सही है। एम्फीप्रोटिक एसिडिक और न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, न्यूट्रल नहीं होता, बेसिक होता है, एसिडिक और बेसिक। एग्जाम्पल देख लेना, ठीक है। अच्छा, रिडॉक्स टाइटेशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा पूछा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपका केमिनोफोर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, और रिड्यूसिंग में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, 2-3 चीजें याद रखना। इंडिकेटर देखो, पिछली बार पूछा गया था आपका सीयूटी पीजी में सेल्फ इंडिकेटर, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में पोटेशियम डाइक्रोमेट O7 आपका ये किस में था, ईवी में आपका रेफरेंस स्टैंडर्ड भी था, हमेशा कनेक्ट कर लो। पॉलीस्टाइन किस में था, आईआर में था। इंटरनल में आएगा फेरोइन, फेरोइन आपका जो सेल्फ इंडिकेटर है उसमें आपका केमिनोफोर आएगा, यहाँ पर एक दिया नहीं, ऑक्सैलिक एसिड भी आता है आई गेस सेल्फ में, केमिनोफोर सेल्फ। एक्सटर्नल आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड फेरोइन जो होता है आपका दैट इज योर इंटरनल। ओके, प्रेसिपिटेशन डायरेक्शन में आपका अर्जेंटोमेट्रिक, मोहर्स, वोलर्ट, फजन, मोहर्स, वोलर्ट एंड फजन। वोलर्ट आपका क्या होता है, बैक डायरेक्शन और इनडायरेक्ट फॉलो करता है, इंपॉर्टेंट नोट से, ठीक है। फजन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर, क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। एसिडिक में ईओसिन डाई, फ्लोरोसिन डाई, बेसिक में रोडामिन, रोडामिन का याद कर लेना, ईओसिन और आपका फ्लोरोसिन आपका हो जाएगा फॉर एसिडिक डाई। गे लुसक हम बोलते हैं टार्बिडिटी मेथड बोलते हैं, बस इतना। गे लुसक हम टार्बिडिटी मेथड बोलते हैं, इतना ही बस याद कर लेना। एक फॉर्मूला होता है बॉयल्स, चार्ल्स, गे लुसक, एवोगाड्रो का, वो तो अलग चीज है, आपका फिजिकल केमिस्ट्री में आता है वो सब चीजें, जो आपको शायद और इसमें पढ़ाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रेविमेट्री में ये सब छोड़ो, सिर्फ याद कर लो इंडिकेटर यूज नहीं होता है, नो यूज ऑफ इंडिकेटर, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेविमेट्रिक, नो यूज ऑफ इंडिकेटर, ठीक है। कार्ल फिशर क्यों यूज होता है बताओ, कार्ल फिशर व्हाई, मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन करने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर को डिटरमिन करने के लिए हम लोग कार्ल फिशर टाइट्रेशन की यूज करते हैं। डायोडाइजेशन में ये बस इक्वेशन, सोडियम Na-NO2 सोडियम नाइट्राइट एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl Na-NO2 और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का हम यूज करते हैं इन केस ऑफ डायोडाइजेशन टाइट्रेशन। केजल-डेहल मेथड सिर्फ नाइट्रोजन, इतना बस, इतना ही याद कर लेना, इससे ज्यादा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए हम केजल-डेहल, तो दो कंफ्यूजन होते हैं कार्ल फिशर, केजल-डेहल में। कार्ल फिशर हमेशा, कार्ल फिशर क्या था, फिशर था ना, फिशर मछली, मछली, मछली कहाँ मिलता है, पानी में मिलता है भाई, तो पानी का डिटरमिनेशन होगा कार्ल फिशर से। और केजल-डेहल, केजल-डेहल कौन था, एक आदमी था जो नाइट्रोजन लेके घूमता था, तो नाइट्रोजन होगा एस्टिमेशन केजल-डेहल से, ठीक है, सिंपल। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस 1 रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस ओहम सेमी और एमएचओ सेमी इनवर्स सबका कंडक्टेंस का, ये सब छोड़ो, बाकी ये सब छोड़ो। ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट, मेट्री अगर है तो टाइटेंट के साथ होगा, सॉरी मेट्री अगर है तो वॉल्यूम के वर्सेस वॉल्यूम होगा हमेशा। पोटेंशियल में, पोटेंशियोमेट्री में पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम, एम्पीरियोमेट्री में करंट वर्सेस वॉल्यूम, और कंडक्टोमेट्री में कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम होगा। मेट्री अगर है तो वॉल्यूम, एम्पीरियोमेट्री करंट वर्सेस वॉल्यूम, कंडक्टोमेट्री कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम, पोटेंशियोमेट्री आपका पोटेंशियल वर्सेस वॉल्यूम होगा, ठीक है। और पोलरग्राफी क्या होगा, करंट वर्सेस पोटेंशियल, पोलरग्राफी में क्या होगा, करंट वर्सेस पोटेंशियल। इसमें क्या क्या आता है देखो, इसमें हम लोग डिफ्यूजन करंट को मेजर करते हैं, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट मेजर होता है। इल्कोविक इक्वेशन आता है इसमें, इल्कोविक बोला था ना, इल्कोविक का कैसे
कैसे याद रखोगे इल्कोविक को? इल्कोविक कैसे याद रखोगे? 607 NC d to the power half m to the power 2 upon 3 to the power number 6 है ना? बोलो भाई, समझ आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं, बताओ। है। ठीक है। इंडिकेटर दो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में सारे पीएम इंडिकेटर्स, फेनोलिक इंडिकेटर्स, फेनोलिक पूछा गया हो क्वेश्चन है। ठीक है। म्यूरो ऑक्साइड, एरिकॉम ब्लैक टी हमें नहीं दिया है, एरिकॉम ब्लैक टी जैनिलोन हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन में यूओसिन, फ्लोरोसिन फॉर फजन, रोडामिन। नॉन एक्वस में क्रिस्टल वैलेट, ओरासिड ब्लू, मिथाइल रेट यूज नहीं होता है, क्रिस्टल वैलेट, ओरासिड ब्लू हो जाएगा। एक्वास में देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेट, फेनोप्थिलिन। ठीक है, ओके। नॉन एक्वस ज्यादातर जो ड्रग होता है, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन या फिर ड्रग का जो आपका अननोन नोन एनालाइट का जो अननोन कंसंट्रेशन है, जो अननोन कंसंट्रेशन ऑफ ए नोन एनालाइट, वो अगर उसमें ड्रग हुआ तो हमेशा नॉन एक्वस राइडेशन की तरह हम करते हैं ज्यादातर केसेस में। ठीक है। इलेक्ट्रोड ये सब छोड़ो, फोटोकेमिस्ट्री बियर लैम्बर्ट्स को बता दिया मैंने। पॉलिस एक्सक्लूशन ये सब छोड़ो, अभी नहीं आता है सब, ये सब का 12th 10 का सीन है। स्टोक्स लॉ पता है ना आप लोग को? स्टोक्स लॉ पता है सबको? सेडिमेंटेशन वाला पता है? पता है ना? फोटो आइसोमरिज्म के एग्जांपल याद कर लेना। ठीक है। ट्रांसटिल्बिन और सिस्टिल्बिन, फोटो आइसोमरिज्म, ट्रांसटिल्बिन और सिस्टिल्बिन। ओके, ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। अच्छा इतना ही था, है ना? इतना ही है बस। नॉरिस रिएक्शन के लिए ये सब नहीं आता है, ये सब एग्जाम पे नहीं आता है। चलो एक सेकेंड, बताओ सबको समझ आया? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन शेयर, बोलो। देखो अभी भी आप लोग को 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अभी भी रिकॉर्डिंग दूंगा, सॉरी 3 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। पहली बार तो लास्ट आपका आइसोमरिज्म होगा, 2 आपका हाइड्रोक्सिलिक केमिस्ट्री का होगा। ठीक है। और नेम रिएक्शन में अलग से लास्ट में क्लास ले लूंगा, इफ आई कैन टेक। ठीक है। बाकी नेम रिएक्शन तो इजी है, उसमें टफनेस कुछ नहीं है। और ठीक है, बाकी बताओ आप लोग को कोई दिक्कत है तो? इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर, बोलो। अंकुरा जी, पीएल, रियल, सुदीप्ता, सब ठीक चल रहा है ना? तो ठीक है। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? कोई भी क्वेश्चन है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। डाउट ही नहीं है? डाउट नहीं है ना आप लोग को? नहीं है डाउट? चलो फिर ठीक, मजा है ना? कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना? कॉन्फिडेंस मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जिनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, यू आर ऑलरेडी नेल्ड 50% ऑफ योर जॉब। जिनको कॉन्फिडेंस आ रहा है वो लोग ऑलरेडी 50% काम कर चुके हैं, बाकी 50% अभी उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके कर लेना। ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द ब्रेन, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी नेसेसरी। ओके, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके।